Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोग सीटेड सिलेबस की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदी और संस्कृत के सिलेबस की बात करी थी, जिसमें पर्टिकुलर हमने सिर्फ हिंदी की बात करी थी, बट संस्कृत का सिलेबस भी हो गया क्योंकि हिंदी और संस्कृत का सिलेबस सेम है। बस क्या है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, पेपर का पैटर्न भी सेम होता है, सिलेबस भी सेम है। इसलिए यदि आपने हिंदी का सिलेबस पढ़ लिया तो समझो संस्कृत का भी पढ़ लिया अच्छे से। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हिंदी में जो चीज़ बोलते हैं वो संस्कृत में क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, ये तो बात हिंदी की हो गई। संस्कृत की हो गई, यदि आपने ना देखा हो तो देख के सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी हैं। आज हम बात करेंगे साइंस के सिलेबस की। साइंस का सिलेबस की बात करी जाए तो इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। आपको पता ही होंगी, लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैं वो बता रही हूँ। देखिए, जिनका बैकग्राउंड साइंस होता है वो बच्चा जूनियर में यानी जो पेपर 2 है उसमें 60 मार्क्स का मैथ और साइंस करता है। अब बैकग्राउंड आपका चाहे मैथ से रहा हो ग्रेजुएशन, चाहे आपका साइंस से रहा हो, लेकिन सीटेड में आपको साइंस वाला पार्ट करना होता है जिसमें 30 मार्क्स की मैथ आती है और 30 मार्क्स का साइंस आता है। ठीक है, 30 के साइंस और मैथ टोटल 60 मार्क्स के आते हैं। लेकिन यहीं पर यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट है तो वहाँ पर मैथ का नामो निशान नहीं होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये टोटल 60 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए है, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो साइंस का सिलेबस है सीटेड में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वैसे कोई भी सिलेबस हो सीटेड में वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड है, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी पूछी जाती है हर एक सब्जेक्ट की। वैसे साइंस का भी है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है ए और दूसरा पार्ट मैंने क्या लिखा है, बी। जो ए पार्ट है वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। और जो बी पार्ट है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। भाई, जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है ए पार्ट, उसमें क्या क्या आता है, और जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें क्या क्या आता है, तो बात कर लेते हैं इनकी, है ना। देखिए, जो 20 मार्क्स कंटेंट से पूछा जाता है ए पार्ट वाला, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों शामिल होते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है, शैक्षणिक मुद्दे यानी विज्ञान से रिलेटेड पेडागोजी क्या होती है उसका पर्टिकुलर सिलेबस है, उसी से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। 1 बाय 1 हम सभी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जीव विज्ञान बताऊंगी। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने जीव विज्ञान का सिलेबस अलग लिखा है, रसायन विज्ञान का अलग करूँगी, भौतिक विज्ञान का अलग करूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें नेट में अलग अलग नहीं दे रखी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुश्किल के 6-7 पॉइंट दिए हैं और उसमें नहीं थोड़ा बोला गया लेकिन बहुत सारा रखा गया है, ऐसा करके है। और ये सारी चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे प्राणी जगत दे दिया गया, उसके अंतर्गत क्या नहीं आ जाता है ना, कोशिका, सूक्ष्म जीव, मतलब सबके सब, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव और जो सजीव हैं सबके सब शामिल हो जाते हैं। तो गागर में सागर वाला काम किया गया है ना। चलिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैं आपको बता दूं। मैंने नेट का सिलेबस उसी के बेस पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, लेकिन सेम टू सेम वो नहीं किया, मैंने अलग अलग करके यहाँ पे सारी चीज़ें कराऊंगी। और पहले जीव विज्ञान का मैंने किया है, ठीक है, रसायन विज्ञान का वैसे और भौतिक विज्ञान का वैसे करूँगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पहला जीव विज्ञान में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो पढ़ना है भाई भोजन के बारे में। किसके बारे में? भोजन के बारे में, जिसमें 3 चैप्टर हैं टोटल। पहला कौन सा है, भोजन के घटक के बारे में पढ़ना है। दूसरा भोजन के स्रोत के बारे में, भोजन के घटक के बारे में, और कैसे सफाई करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक जो है भोजन। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा क्या है, प्राणी जगत। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है, जिसमें कोशिका की संरचना और जितने सारे उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके कार्य के बारे में पढ़ना है। यहाँ से पूछ लिया जाएगा कौन सा इसमें नहीं उपस्थित होता है, कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा प्रोकैरियोटिक में होता है, कौन सा नहीं होता है। ये सारी जो सेल हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इनमें कौन कौन सा प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेल्स, कौन सा नहीं प्रेजेंट होता है, सारी की सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं। दूसरा क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में कौन से सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं, कौन से शत्रु हैं, कौन से हमारे मित्र हैं, कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से क्या हैं हानिकारक हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। बैक्टीरिया वायरस से आपने अच्छे से देखा है, क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्राणियों में पोषण, श्वसन, परिवहन, संरक्षण, ये है प्राणी जगत में। अब यहाँ पे प्राणी शब्द लिखा है, प्राणी में प्लांट, एनिमल सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। जितने सारे एनिमल का मतलब सिर्फ एनिमल जानवर नहीं, वहाँ पे ह्यूमन भी इंक्लूड हो जाता है, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। बट यहाँ पे सूक्ष्म जीव दिया है तो उसमें हो जाएगा, है ना। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल, इन दोनों के पोषण, श्वसन, परिवहन, संरक्षण के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो ये हो गया प्राणी जगत के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तीसरा क्या है, फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। फसल को उत्पादन करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, एक सीक्वेंस में अरेंज करिए, है ना। सिंचाई पद्धति के लिए कौन कौन सी आधुनिक पद्धति, कौन परंपरागत थी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मिट्टी है आगे, चौथा है कौन सा, मिट्टी। और मिट्टी में मिट्टी को एक सीक्वेंस में लगाने के लिए उसके साइज के अकॉर्डिंग घटते बढ़ते क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है। किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है, गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी खासी होती है, किसमें ड्रेनेज यानी कि जो जल क्षरण की क्षमता होती है वो किसमें सबसे ज़्यादा होती है। क्षरण की संचरण हिंदी में मुझे प्योर नहीं याद आ रहा, चलिए कोई नहीं। वैसे उसमें ना ड्रेनेज बोलते हैं ना, कि पानी जो छनने की जो सबसे ज़्यादा क्षमता होती है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना है, भूकंप के बारे में पढ़ना है, बाढ़ के बारे में पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया जीव विज्ञान। यहाँ पे इन्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत शामिल, यानी जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान का पोर्शन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके या फिर लिखिए कैसे भी करके, क्योंकि कोई भी पेपर हो उसको पढ़ने से, पेपर देने से पहले सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूँ सीटेड का जितना सारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सीटेड का, चाहे वो लेवल 1 का हो यानी प्राइमरी का हो, चाहे जूनियर का हो, वो अपने सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस कठिनाई का स्तर क्या होता है, इंटर लेवल तक होता है। तो इस वजह से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। अब आप हमारे वीडियो देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। सारा का सारा मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ ये वाला चैप्टर नहीं करा पाए थे, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो आगे वाला हम नहीं करा पाए थे। बट अभी मैं सारा का सारा करा दूंगी, यदि आपको लगे तो बताना, वरना आपके पास यदि हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चे पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं किसी के पास नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको लगा मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत सारा कुछ नहीं बताया। आपने यदि अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाया, उसके बाद प्रीवियस ईयर करिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। यूथ पब्लिकेशन के उठाएंगे, उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं अदर के कंपैरिजन में, तो उससे आप अच्छे से जान पाएंगे कि अच्छा यहाँ मिस्टेक है तो कैसे है, ठीक है। इतना अच्छे से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं रसायन विज्ञान की बात करती हूँ, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। साइड हो जाती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, लिखना होगा तो लिख लिया होगा। अब आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान की, ठीक है। जीव विज्ञान की बात कर ली थी, अब रसायन विज्ञान की बात करते हैं। इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, 2 टॉपिक हैं लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर हैं, मतलब कि 3-4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला क्या है, सामग्री, ठीक है। सामग्री में क्या पढ़ना है, धातु अधातु के बारे में पढ़ना है, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है। धातु एवं अधातु के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है, रसायन विज्ञान का यहाँ पर पार्ट है। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का है, जिसमें हम सबसे पहले हमने यही स्टार्ट किया था, ताकि बायोलॉजी ज़्यादा है तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले उसको लिया था, उसके बाद रसायन विज्ञान का करना था। बट प्रॉब्लम वही, तबीयत ख़राब हो गई थी, है ना। चलिए कोई बात नहीं।
टाइम मिलेगा तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रसायन विज्ञान में ये वाले टॉपिक करने हैं, ठीक है। धातु अधातु के बारे में पढ़ना है, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाता है। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, वो टेंथ क्लास में मिलेंगे सारे। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं सारी चीज़ें आपको करवा दूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे फिजिक्स की बात करते हैं। ये रसायन विज्ञान की बात हो गई, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा रसायन विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान की, ठीक है। देखिए, भौतिक विज्ञान में एक ऊपर पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के एक पूरी लाइन दे रखी है, दैनिक उपयोग की सामग्री। ये नेट की सिलेबस की बात कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश के बारे में, छाया के बारे में, परावर्तन दर्पण के बारे में पढ़ना है। चुंबक दे रखा है, ठीक है, चुंबक के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद विद्युत धारा, परिपथ प्रभाव, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है गति एवं समय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिफ्थ है इसमें घर्षण के बारे में पढ़ना है। सिक्स है बल तथा दाब के बारे में पढ़ना है। 7 है ऊष्मा के बारे में पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान में टोटल 7 टॉपिक हैं जो कि पढ़ने हैं सीटेट साइंस सिलेबस के अंतर्गत। अब लग रहा होगा कि मैम देखा जाए भौतिक विज्ञान के ज़्यादा हैं, वहाँ जीव विज्ञान के सिर्फ 5 थे, इसके सिर्फ 2 थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो प्राणी जगत था ना, अगर इसको एक एक अलग अलग करेंगे ना तो बहुत सारे चैप्टर बन जाते हैं, है ना। तो उसी के अंतर्गत मैंने सब बता दिया था कि क्या क्या था। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का है, फिर फिजिक्स है, सबसे कम जो सिलेबस है वो है रसायन विज्ञान का, लेकिन क्वेश्चन हर जगह से बहुत बेहतरीन पूछे जाते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। पहले लिखा है दैनिक उपयोग की सामग्री, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश के बारे में, छाया, परावर्तन दर्पण के बारे में पढ़ना है। दूसरा है चुंबक। तीसरा विद्युत धारा, परिपथ एवं प्रभाव। उसके बाद गति और किसके बारे में, समय के बारे में। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और विद्युत धारा से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेकिन हाँ पूछे जाते हैं। घर्षण, उसके बाद बल तथा दाब, फिर ऊष्मा। तो ये हुआ फिजिक्स का सिलेबस, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके पेडागोजी वाले पोर्शन के, ठीक है। हो गया फिजिक्स का सिलेबस, आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हो गई भाई जो ए पार्ट था 20 मार्क्स का जो पूछा जाना था, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से रिलेटेड सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम इधर बी वाला पार्ट, जिसमें 10 मार्क्स का आना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। टोटल 9 टॉपिक दे रखे हैं इसके अंतर्गत, वो भी साइंस की पेडागोजी है, उससे रिलेटेड पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना। विज्ञान का कैसा नेचर है, कैसा स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हर साल एक ना एक तो आता ही है। उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान या फिर उद्देश्य क्या है, यानी विज्ञान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, कैसे संरचना है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या एम होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आपको दूसरे उसमें पढ़ना है। उसके बाद तीसरा वाला जो पॉइंट है उसमें विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, यानी विज्ञान को पढ़ने के लिए कैसे आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे, ठीक है, बोरियत महसूस ना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। उसके बाद कौन कौन से विज्ञान की विधियाँ आप अपनाएंगे, कौन कौन से विज्ञान की विधियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें चौथे पॉइंट में है। इसमें था खोज, एक्सपेरिमेंट, ये के बारे में सारी चीज़ें, मतलब कैसे खोज करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओवरऑल कहने का मतलब इसमें क्या पढ़ना था, विज्ञान की विधियाँ। आगे 5th पॉइंट है नवाचार के बारे में, यानी कि विज्ञान को पढ़ाने में आप नई नई टेक्निक का यूज कैसे करेंगे, क्या क्या इनोवेशन शामिल कर सकते हैं, आप नवाचार शामिल कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद पाठ्य सामग्री, कौन कौन सी टीचिंग मटेरियल आप यूज़ करेंगे विज्ञान को पढ़ाते समय, वो सारी चीज़ें हैं। अब भैया सारी चीज़ें पढ़ा ली तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, संज्ञानात्मक मूल्यांकन और मनोगत्यात्मक मूल्यांकन, जिसे
साइकोमोटर बोलते हैं कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर और उसके बाद इफेक्टिव, ये तीनों मूल्यांकन करने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद समस्या, ठीक है, निदान वगैरह कैसे करेंगे, कौन कौन सी समस्या आती हैं विज्ञान को पढ़ाते समय, वो सारी चीज़ें। उसके बाद भाई उपचार कैसे करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है किसके अंतर्गत, शैक्षणिक मुद्दों के अंतर्गत, यानी साइंस की पेडागोजी के अंतर्गत। एक बार क्विकली पढ़ते हैं, विज्ञान का नेचर कैसा है, कैसे संरचना है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे आप विज्ञान को पढ़ने के लिए बच्चों को अप्रिसिएट कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं, नवाचार कौन कौन से शामिल कर सकते हैं आप, पाठ्य सामग्री कौन कौन सी आप ऐड करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, समस्याएं यानी निदान कैसे करेंगे आप बच्चों का, कैसे पता लगाएंगे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सारी चीज़ें, और कैसे उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो ये था साइंस का सिलेबस पूरा, ठीक है। मैंने 20 मार्क्स का ए पार्ट में जो कंटेंट से पूछा जाता है और 10 मार्क्स का जो पेडागोजिकल वाला पोर्शन, ये पेडागोजी का पोर्शन है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस होता है साइंस का। अच्छे से आप पढ़ें और प्रीवियस ईयर पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट होगा। ये सबसे अच्छा सोर्स है। बात करी जाए सीटेट की, अगर आपने प्रीवियस ईयर एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार 4 बार कर लें आप, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, या फिर हाईलाइट कर दे, पेपर मोड़ दे, कैसे भी करके करें, मतलब कई बार रिपीट करने के लिए कम से कम अगर आपने 4-5 बार अच्छे से पूरा प्रीवियस ईयर कर लिया ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अलग से, कि मुझे अलग से एक एक का पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। आप उसी से मतलब कि पासिंग मार्क्स अच्छे से ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत अच्छे लाने हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो क्लास कैसे लगी, क्लास क्या सिलेबस आपको समझ आया कि नहीं आया, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट, लाइक, शेयर, ये सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं किसी भी जो भी टीचिंग करता है, जो भी पढ़ाता है। मैं तो वैसे स्टूडेंट ही हूँ, मैं यही बोलूँगी कि हम क्या हैं, स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी थोड़ा भी अगर किसी से शिक्षा मिलती है ना, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका एक लाइक, कमेंट मोटिवेशन का काम करता है। शेयर भी करें, जिसको ज़रूरत है उसको अच्छे से शेयर करें, बताएं, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।